लास्ट क्लास थोड़ा सा जो पढ़े थे थोड़ा रिवाइज करा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे हाँ, स्लोली स्लोली डिस्ट्रॉयड, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में ईटेन अप भी बोलते हैं। तो धीरे धीरे क्या होते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर। एयर का मतलब स्पेशली हम किसकी बात कर रहे होंगे? ऑक्सीजन। और कई बार कुछ केमिकल्स जैसे कि एसिड्स हो सकते हैं एंड बेसिस वगैरह भी हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो कोरोजिव इन नेचर। ये जिस मेटल में रखे जाते हैं ये उसको ही हमेशा क्या करते हैं? नुकसान करते रहते हैं। होता क्या है इसमें, मान ले मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन आपने देखा है क्या कभी? नो सर। कोई बात नहीं, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में था मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यस सर। ये ग्रे कलर का होता है। मैग्नीशियम का जो रिएक्टिविटी है थोड़ा अच्छा होता है। जैसे हम इसको बाहर निकाल के रखते हैं ना, ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। इसलिए क्लास 10 में क्वेश्चन था मैग्नीशियम रिबन जलाने से पहले हम उसको क्या करते हैं? सैंड पेपर से अच्छे से रब करके क्लीन करते हैं तब जलाते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा आपने? यस सर। हाँ। रीज़न क्या था कि मैग्नीशियम रिएक्टिव होकर बाहर के एटमॉस्फेयर के एयर में से ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करेगा और तुरंत मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ना, दैट इज़ वेरी हार्ड। इस ऑक्साइड की लेयर के बनने की वजह से इसके ऊपर एक नई कोटिंग चढ़ जाएगी। और अगर ये आयरन था और आयरन का ऑक्साइड बनता है तो उसको हम बोलते हैं रस्ट। तो जो हमारा कोरोजन है उसके एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का ख़राब होना, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का डल हो जाना। अगला है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रोंज। कॉपर और ब्रोंज, जैसे आपके घर पे ब्रोंज को कांसा बोलते शायद, तांबा या फिर ब्रोंज। ब्रोंज तो अब शायद मुश्किल हो, लेकिन आपके घर पे ना कॉपर के कुछ बर्तन शायद होंगे, पूजा वूजा में यूज होते होंगे। अगर आप देखेंगे ना वो काफ़ी टाइम तक छोड़ जाए तो धीरे धीरे लाइट ग्रीन होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है और उसकी लेयर की कलर होती है ग्रीन। फिर हम अच्छे से सफाई वफाई करते हैं तो ठीक हो जाता है। कोरोजन के बहुत से नुकसान हैं। बहुत से नुकसान का मतलब सबसे ज़्यादा जितने भी हमारे पास आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ब्रिज हो, रेलवे ट्रैक्स हों, ये सब के सब क्या होते हैं? धीरे धीरे रस्टिंग की वजह से ख़राब होते रहते हैं। आपने सुना होगा कई बार जो पुराने पुल होते हैं वो टूटने लगते हैं। उनके पीछे क्या होता है रीज़न? तो रस्टिंग। किसी हिस्से में अगर रस्टिंग स्टार्ट हो गई है तो वो धीरे धीरे वो हिस्सा पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर वो डिस्ट्रॉय होगा तो जाहिर सी बात है वो वीक हो जाएगा। वीक होगा तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देखा जाए, अगर कभी आपने कोई पुराना घर टूटते हुए देखा है, मिट्टी का नहीं, जो आपके पक्का घर होते हैं, अगर आपने कभी उसको टूटते हुए देखा है तो उसके छतों के जो दीवार टूटते हैं छत वाले, तो उसमें ना आपको छड़ मिलते हैं। वो जो छड़ होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा रस्टेड हो चुके होते हैं। कभी देखा आपने ऐसा नोटिस किया किसी के घर का हिस्सा? यस सर, मेरा। हाँ। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? वो धीरे धीरे उसके ऊपर रस्टिंग लग जाती है और वो ख़राब होने लगते हैं। अब हम पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन एक्चुअली है क्या, इसमें क्या हो रहा होगा। नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास आयरन होगा, आयरन के ऊपर ऑक्सीजन वगैरह अटैक करेंगे और अटैक तभी होगा जब वहाँ पर H+ एसिडिक मीडियम होगा और बनाएंगे फेरस ऑक्साइड। वापस से ये रिएक्शन शो करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाते हैं फेरिक ऑक्साइड में और इसके साथ ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मुझे नहीं पता वो कितने होंगे, वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं या उससे 10 भी हो सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ नंबर के बजाय एक वेरिएबल यूज किया है x। यानी कि रस्टिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये जो पूरा फॉर्मूला है ना Fe2O3.X यही हमारा रस्ट होता है। अब इसके लिए देखो ध्यान से, आयरन ऑब्जेक्ट था, उसमें क्या क्या नया आया है? एक तो ऑक्सीजन और दूसरा वाटर। अब ये भी नहीं है कि ये तुरंत अपने आप रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, इसके लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। एसिडिक मीडियम का मतलब क्या समझ में आया मुझे?
कि यहाँ पर कोई ना कोई एसिड का प्रेजेंस होगा, जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन होगी है आयरन ऑक्साइड बनाने को बहुत तेज़ होगी, और तेज़ होगी तो नुकसान ज़्यादा होगा। एसिडिक मीडियम का होना जरूरी है। एसिडिक मीडियम का होना बहुत कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन होने से रिएक्शन बड़ी तेज़ होती है। यानी कि अगर एसिडिक मीडियम है तो उस केस में जो रस्टिंग है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। अब हम अगर बात करें कोई आयरन ऑब्जेक्ट हम बाहर खुले में छोड़ दें छत वगैरह पर, और वहाँ पर हम एसिड ना गिराएं, क्या उसकी रस्टिंग नहीं होगी? तो आंसर यस, होती है। अब उसको अगर एसिडिक मीडियम चाहिए होगा तो उसको कहाँ से मिलता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का आपने नाम सुना होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड का आपने नाम सुना होगा। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर में मिक्स होता है तो ये बन जाता है H2SO3, और इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरस है। अगर ये H2SO4 बनता तो हम इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पहले से ही है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड पहले से है, बारिश होगी तो क्या ये इसके साथ घुल जाएंगे, और घुल के क्या बना लेंगे? H2SO3, जो कि एक तरह की एसिड होगी। हाँ, ये बात और है कि सल्फ्यूरिक एसिड की तरह ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता है, बट हाँ है ना एसिड। अगर एसिड है तो वो जब इसके ऊपर गिरेगी तो वही एसिडिक मीडियम का काम करेंगे, और रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट काम आते हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ? जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कैटलिस्ट स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि हर कैटलिस्ट स्पीड बढ़ाएगा। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। वो क्या करते हैं? स्पीड को बढ़ाने के बजाय घटाते हैं। तो आप ये ना सोचे कभी कि अगर हमारा आयरन ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो हम बाहर से सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड डालेंगे तभी होगा। वो एसिड रेन, आपने नाम सुना कभी एसिड रेन? यस। आपने सुना होगा जो हमारा ताजमहल है वो वाइट कलर का मार्बल से बना हुआ है, लेकिन वो लाइट येलो होता जा रहा है धीरे धीरे। हाँ। उसके पीछे का जो जिम्मेदार है वो है हमारा एसिड रेन। अब एसिड रेन क्यों हो रहा है? वापस से यही सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस का प्रेजेंस है। वाटर, जब बारिश होगी वाटर के साथ वो मिक्स हो जाएंगे, एसिड बनाएंगे, और इसी बारिश को हम एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो मान लो ये अगर मेरा आयरन का ऑब्जेक्ट है, इसी किसी हिस्से पर, मान लो ये वाला अगर हिस्सा मैं बात करूँगा, अच्छा ढेर सारे हिस्से होंगे, किसी एक हिस्से पर क्या होगा? जो आयरन से बना हुआ उस पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। ऑक्सीडेशन स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ है? आयरन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लूज करेगा, लूज करेगा और बन जाएगा Fe2+। ये जो आयन है इसको हम बोलते हैं फेरस आयन। इसका एक और आयन होता है +3 में एग्जिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं फेरिक आयन। इसके लिए जो SOP की वैल्यू आती है दैट इज -0.44 वोल्ट होती है। यानी कि हमारा आयरन किस में कन्वर्ट हो गया? फेरस आयन में। अब जैसे फेरस आयन बनेगा, आगे जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था, अभी आपने कहा कि सर आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और वो क्या बनेंगे? यस। फेरस आयन। अब मान लो ये वाला हिस्सा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या फ्री टू मूव हो गए हैं कि यहीं पड़े रहेंगे? नहीं। अब तो वो घूम सकते हैं ना, अब वो किसी के पकड़ में तो है नहीं। अब मान लो घूमते घूमते कहीं यहाँ पहुँच गए, क्या मैंने कहा था जब भी रस्टिंग होगी तो वहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए, एकदम कंपलसरी है। नो सर। तो अब क्या करेगा? मान लो यहाँ इसको ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन के ये रिडक्शन स्टार्ट कर देंगे। अब ऑक्सीडेशन क्यों नहीं करेंगे? ऑक्सीडेशन तो आप पहले ही आयरन का हो चुका है, तब यहाँ पर जो ऑक्सीजन था उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो आप बताएं, ऑक्सीजन अगर एक O की बात करूँ तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है? 2 नेगेटिव। हाँ। यानी कि एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। यस। मैं ऑक्सीजन की जब बात करूँगा तो मुझे ऑक्सीजन एटम मिलता है कि ऑक्सीजन गैस? गैस। गैस। अगर ऑक्सीजन गैस है तो एटम का फॉर्म होगा कि मॉलिक्यूल फॉर्म में? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल फॉर्म में। मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो कम से कम 2 एटम होंगे उसके पास। 2 एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 4। अब ये ऑक्सीजन गैस 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर 4 नेगेटिव चार्ज है तो 4 को बैलेंस करने के लिए हमें पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए।
Yes, अब sir. पॉजिटिव चार्ज हम कहाँ से लेके आएंगे, तो H प्लस से, एसिडिक मीडियम वाला। 4 नेगेटिव तो हाँ. 4 पॉजिटिव ऐड कर दिए, तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको बैलेंस करने के लिए 4H प्लस गिव्स। अब ध्यान से देखो, 4H प्लस बैलेंस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, वाटर। हाँ. कितना वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, 4. 4 हाइड्रोजन, 4 वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए कि 2 ही चाहिए बस। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, हाँ हाँ. 2 होगा. 2 होंगे, यानी Yes. कि 2 ही मॉलिक्यूल चाहिए होंगे बस। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इसका पहले से पता है, इनवर्ट रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है वाटर का, -1.23 वोल्ट। वाटर का Yes, sir. ईओपी की जो वैल्यू होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, वो होती है -1.23 वोल्ट। अगर हम इसमें ओवर पोटेंशियल ऐड कर दें तो -1.48 वोल्ट, हाँ. क्योंकि उसमें -0.25 कौन सा पोटेंशियल था, ओवर पोटेंशियल, जो उस रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए चाहिए था। अगर मैं नेट रिएक्शन लिखूं तो ये तो मेरा कौन सा रिएक्शन हो गया, कैथोड का। हाँ. एनोड वाला रिएक्शन लिखूं तो एनोड पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, आयरन का। वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बन गया था, फेरस आयन। Yes, sir. अब देखिए दोनों में एन की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की, वो सेम है अलग अलग, अलग अलग है. क्या मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं हाँ. तो हो जाएगा 2Fe माइनस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Fe2 प्लस। Yes, sir. नेट सेल रिएक्शन लिखे तो क्या होगा, 2 plus is 4H plus gives हाँ नहीं फिर प्लस हाँ, हाँ। 2Fe माइनस गिब्स वाला नहीं होगा, नीचे वाला होगा. हाँ हाँ, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। देखिए जो मैंने लिखा वो चेक करिए सही है क्या। हाँ. Yes, sir. देखिए ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन तो कट गया, यहाँ से ऑक्सीजन बचा, मैंने लिख दिया। यहाँ से 2Fe बचा, लिख दिया। यहाँ से 4H प्लस बचा, लिख दिया। यहाँ से 2H2O बचा, लिख दिया। और यहाँ से 2Fe2 प्लस बचा, वो यहाँ लिख दिए। बोलो कोई दिक्कत। Yes. No, sir. यहाँ से मुझे मिला फेरस आयन। अगर आपको याद होगा तो मैंने जो रस्ट का फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, FeO की Fe2O3, Fe2O3. ये था ना। ये हमारा एक्चुअल रस्ट है, लेकिन इसमें भी वाटर का मॉलिक्यूल मैंने लिखा नहीं है, ये ऐसा होता है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2. -2। अगर इसमें -2 है, कुल 3 है, तो कितना हो गया, -6। Yes, sir. अब बताओ ये जो आयरन होगा इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, एक एटम के ऊपर। नहीं बता सकता. अच्छा एक बात बताओ, कुल कितना होगा। 0 है. हाँ, अगर ये -6 है तो ये कितना होना चाहिए, +6. +6 2 एटम्स अगर आ रहा है तो एक पे कितना होगा, 3. 3। ये जो हमें मिला है फेरस आयन, ध्यान से देखो ये रिएक्शन में, ये 2 प्लस है 3 प्लस है, 2 plus लेकिन हमें क्या चाहिए। 3 plus. तो अब क्या होगा, ये जो Fe2 प्लस है, क्या ये ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्शन शो करेगा। Yes, sir. यानी कि ये हो सकता है अपना एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दे। जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालेगा क्या बन जाएगा, 3 प्लस। और जैसे Fe3 प्लस बना, अब ये अपना ऑक्सीजन के साथ कम्बिनेशन शो करके क्या बना लेगा, Fe2O3, और साथ में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल होंगे इसके पास, और ये जो बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। बोले इस हिस्से में अगर कहीं दिक्कत है तो मैं एक बार फिर से समझा दूं। No, sir. अब आप ये वाला हिस्सा एक बार पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब हमने सीख लिया रस्टिंग क्या होती है। क्या रस्टिंग हमारे लिए गुड है कि बैड। Bad. क्या मुझे इसको रोकना सीखना पड़ेगा अब। Yes, sir. तो इसको रोकने का बड़ी आसान तरीका है। आयरन को रस्टिंग होने के लिए क्या क्या चाहिए था,
ऑक्सीजन गैस, वाटर, और क्या चाहिए था? एसिडिक मीडियम। अगर मैं ये सारी चीज़ें ना दूं इसको तो रस्टिंग होगी नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर मैं आयरन के एक ऑब्जेक्ट को एक डब्बे में बंद कर दूं और वो डब्बा ना वैक्यूम है, वैक्यूम समझते हैं आप? यस सर। उसमें ऑक्सीजन गैस इसको मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसकी रस्टिंग होगी नहीं होगी? नहीं होगी। अब मैं उसी आयरन को वापस से पानी में डुबो के रख देता हूँ। ढेर सारा पानी है, उसके अंदर डुबो दिया और यहाँ पर कोई गैस नहीं है, देयर इज़ नो एयर। अब रस्टिंग होगी नहीं होगी? होगी। नहीं होगी। रस्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों का होना कंपलसरी है, दोनों का ही होना कंपलसरी है। अगर आप याद करो तो हमने क्या पढ़ा था, रश का फॉर्मूला क्या था? Fe2O3 XH2O। यस सर, आपने कहा था कि वाटर हाँ। में ऑक्सीजन नहीं होगा। हाँ, वाटर में ऑक्सीजन होगा, लेकिन मैंने कहा अगर मान लो जो ऑक्सीजन है वो इसको निकाल नहीं पा रहा है आयरन किसी वजह से, अगर नहीं निकाल पाया और बाहर का एयर मैंने जाने नहीं दिया, यानी कि किसी भी Yes. तरीके से अगर मैं इसको ऑक्सीजन से दूर रख पाऊँ तो उस केस में रस्टिंग होगी नहीं होगी? नहीं होगी। अगर वो ऑक्सीजन निकाल लेता है किसी तरीके से तब तो होगी, लेकिन अगर नहीं निकाल पाया तो? नहीं होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से आयरन ऑब्जेक्ट को एक डब्बे में डालता हूँ और पूरा ऑक्सीजन गैस से भर देता हूँ। मान लें एक तरीके की ऑक्सीजन सिलेंडर ही था, ये पूरा ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है, उसके अंदर मैंने आयरन डाल दिया। अब बताओ रस्टिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें क्या गायब हो गया? वाटर। एक बात मुझे सिंपल सी समझ में आनी चाहिए और याद होनी चाहिए, अगर रस्टिंग करानी है तो रस्टिंग होने के लिए मुझे ऑक्सीजन और वाटर दोनों का होना ज़रूरी है, किसी एक से काम बनने वाला नहीं है। अब मुझे रस्टिंग रोकना है, मान लो ये मेरा आयरन का ऑब्जेक्ट है, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? अगर मैं इसको किसी चीज़ से कवर अप कर दूँ, ऐसे चीज़ से जो इसके अंदर ऑक्सीजन बाहर से आने ना दे, उसको रोक ले, तो क्या उस केस में इसकी रस्टिंग होगी नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। इन जनरल हम इस अपने आयरन ऑब्जेक्ट्स को बचाने के लिए क्या करते हैं? पेंटिंग का यूज करते हैं। यानी जितने भी आयरन के डोर होते हैं, विंडोज होते हैं, आयरन का आर्टिकल्स होता है, हम क्या करते हैं? उसको पेंट कर देते हैं। आपने ये बड़ी कॉमन सा ट्रेंड है, सबने अपने घरों पर दिखा होगा। और अगर हम देखें कोई हिस्सा उसका पेंट अगर निकल जाता है तो वो धीरे धीरे वहाँ पर जंग लगने लगता है। सही बात है। अब क्या होता Yes, है, sir. जैसे एक हमारा बुक है, एक बुक है उसके ऊपर कवर हमने नहीं चढ़ाया है, दूसरा बुक है उसके ऊपर कवर चढ़ाया है। हाँ। अगर मैं गलती से कहीं पानी गिरा दूं तो कौन सा बुक खराब होगा? इस पर कवर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं था। जिस पे Yes, कवर था उसके खराब होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? एक कवर लगाया वाटर को रोकने। हाँ, वो पानी को अंदर जाने से रोक दिया। अब मान लो जो लेयर चढ़ी है वो लेयर अगर वीक है तो मेरा आयरन ऑब्जेक्ट क्या लंबे समय तक सेफ रहेगा या कुछ समय तक? उस समय तक। यानी कि पेंटिंग बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत आसान है, बहुत चीपर भी है। चीपर का मतलब काफ़ी सस्ता पड़ता है, पेंट लाओ खरीद के पेंट कर दो। लेकिन ये जो लेयर चढ़ती है ना, वो लेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक टाइम के बाद धीरे धीरे पेंट क्या होने लगेगा? उड़ने लगेगा और ये लेयर कमज़ोर पड़ने लगेगी। जिस दिन ये लेयर काफ़ी कमज़ोर हुआ, क्या ऑक्सीजन अटैक कर देगा? यस सर। और अगर अटैक हुआ तो क्या आयरन ऑब्जेक्ट वापस से ख़राब होना शुरू हो जाएगा? हाँ। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? यस सर। चलो No, एक बात तो समझ में आ गई कि प्रिवेंशन का एक अच्छा तरीका क्या है, हम पेंटिंग का यूज कर लें, यानी कि पेंट लगा दिया करें। दूसरा तरीका, क्या मैं किसी और चीज़ की भी लेयर चढ़ा सकता हूँ जो इससे ज़्यादा स्ट्रांग हो? यस। और अगर मैं चढ़ा दूँ तो क्या उस केस में मेरा आयरन ऑब्जेक्ट ज़्यादा खराब होने का चांस है कि बहुत कम? कम। बहुत कम। उसको हम बोलते हैं कोटिंग। क्या बोलते हैं? कोटिंग। कोटिंग।
अब कोटिंग करने का क्या तरीका है हमारे पास। मान लो ये हमारा आयरन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसको ऊपर कॉपर की एक लेयर चढ़ा दी। किसकी? कॉपर की। अब यहाँ पर ऑक्सीजन अटैक करेगा। क्या ऑक्सीजन के साथ कॉपर का रिएक्शन जल्दी होगा या ऑक्सीजन का रिएक्शन आयरन के साथ जल्दी होगा? ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ऑक्सीजन की कॉपर? कॉपर। सॉरी, ऑक्सीजन या कॉपर नहीं, आयरन या कॉपर? कॉपर। नहीं, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आपको याद होगा तो हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, उसके नीचे हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। जिसमें जितने ऊपर है सब ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे हैं वो कम रिएक्टिव है। अब देखो आयरन यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर नीचे, तो आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और कॉपर की कम। तो क्या ये जो कॉपर है वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन शो करेगा? नहीं करेगा। तो क्या ऑक्सीजन एक टाइम के बाद वापस से नीचे अटैक करना शुरू कर देगा? और अगर वो नीचे पहुंचा क्या वापस से इसकी रस्टिंग शुरू हो जाएगी? मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन को पहुंचाना है, उसको रोकना है। रोकना है। अब मैं इसी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। अगर मैं एक जिंक की लेयर चढ़ा दूं और फिर वापस ऑक्सीजन का अटैक कराऊं, तो बताओ क्या जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है? हाँ। तो कौन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेगा, जिंक की आयरन? जिंक। जिंक। और ये तुरंत जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना लेगा जिंक ऑक्साइड। और जो जिंक ऑक्साइड होता है उसकी जो लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक बार ये जो लेयर जिंक ऑक्साइड का बन गया, अब इसको ऑक्सीजन तोड़ के अंदर वापस नहीं जा सकेगा। यानी कि क्या अब मेरा आयरन ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए सेफ हो गया है? उसके रस्टिंग के चांसेस एकदम न के बराबर हो गए। और ये जो तरीका होता है किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाना, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। कई बार गैल्वेनाइजेशन में हम जेड की जगह पे एस स्पेलिंग भी यूज करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स बाय पुटिंग अ लेयर ऑफ जिंक टू मेक इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड द फॉर्म ऑफ जिंक ऑक्साइड विच मेक्स इट रस्टिंग फ्री। बात समझ में आ गई? अब ऐसा क्यों किए? क्योंकि जिंक ऑक्साइड स्ट्रांग हो गया, अब उसको तोड़ना है ऑक्सीजन के बस की बात नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या आयरन का ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ जिंक का ही हम लेयर चढ़ा सकते हैं, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम जैसे और एलिमेंट्स का भी चढ़ा सकते हैं? जिसका लेयर हार्ड बनेगा। हाँ। क्या एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है? यस सर। क्या जैसे ऑक्सीजन आएगा ये आयरन के पास भेजेंगे या खुद रिएक्शन कर लेंगे? खुद रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करेगा तो अपना अपना ऑक्साइड बनाएंगे। अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जितने भी ऑक्साइड लेयर बनेंगे सबके सब स्ट्रांग होंगे। स्ट्रांग हो गए तो क्या ऑक्सीजन अंदर आ पाएगा? नो सर। यानी कि वहीं पर ऑक्सीजन रुक गया और हमारा आयरन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एकदम सेफ। क्या मैं आयरन के ऊपर टीन का भी लेयर चढ़ा सकता हूँ? चढ़ा सकते हैं, लेयर लेकिन- वीक होगा। हाँ, लेकिन क्या लेयर वीक होगा? ये टीन हमारा रिएक्शन कम शो करेगा, तो क्या मैक्सिमम चांस है कि ऑक्सीजन अंदर भाग जाएगा आयरन के पास? यस सर। और अगर पहुंचा तो क्या आयरन की रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी? हाँ। लेड का चढ़ा सकता हूँ? नो सर। नहीं। मुझे सिंपल शब्दों में एक बात समझ में आ गई कि अगर मुझे किसी भी मेटल को, हम हमेशा बात किसकी करेंगे, आयरन की, बट मान लो मेरे पास कोई भी एक मेटल है, ठीक है, मुझे इसको रस्टिंग से बचानी है या इसके कोरोजन से बचाना है, तो मुझे इसको ऑक्साइड जो लेयर होगी उसको बनने देना है कि उसको बनने से रोकना है? अपर वाली लेयर को बनाना है, नहीं नहीं, जो मेटल है उसको नहीं बनाना। उसको बचने से रोकाना है। यस सर। यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए या उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जो हम चढ़ाएंगे, क्या अब अगर उसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाएगा तो वो ऊपर ही ऑक्साइड बना लेगा?
उसको नीचे अंदर आने, नहीं देगा। यानी कि अगर मेरे पास कोई मेटल है उसकी एसओपी की वैल्यू क्या है एक्स, तो जिसकी भी लेयरिंग हम करेंगे या लेयर चढ़ाएंगे उसकी एसओपी की वैल्यू एक्स से ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए? उससे ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर एसओपी लेयर वाले मेटल की ज़्यादा है तो पहले ही ऑक्सीडेशन शो कर लेगा, ऑक्साइड बना लेगा और अंदर आने नहीं देगा। बोलो बात एकदम समझ में आ गई? यस सर। चलो आ जाओ एक दो सवाल समझते हैं पहले। मान लें मेरे पास एक क्वेश्चन है, कोई एक मेटल एम है, ठीक है, मुझे इसको बचाना है, तो मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाऊंगा। मान लें इसके एसओपी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.23 वोल्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। मेरे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, एलिमेंट है हमारे पास एक्स वाई पी क्यू, जिनका हम लेयरिंग कर सकते हैं। इन चारों के लिए एसओपी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका दिया है 0.48, इसका दिया है 0.17, 0.18, 0.35। आप बताओ हम किसकी लेयरिंग चढ़ाएंगे या किसकी किसकी चढ़ा सकते हैं? एक्स और क्यू का। एक्स और क्यू दोनों का चढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। अब अगला सवाल, एक मेटल है उसकी एसओपी की वैल्यू मान लीजिए दिया है 0.44 वोल्ट, मुझे इसको ख़राब होने से बचाना है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस 4 एलिमेंट है जिनकी हम लेयर कर सकते हैं। इनके लिए एसआरपी की वैल्यू दिया है 0.23, अरे क्या होगा चल के नहीं रहा है, हाँ, -0.56, -0.14 और 0.76। आप बताएं अब किसकी किसकी लेयरिंग चढ़ा सकते हैं हम? सर क्यू और आर की। क्यू की और आर की, कैसे पता चला? और एसआरपी है तो एसओपी हमको चाहिए, तो उसका नहीं, अपोजिट साइन। लेकिन आपका गलत आंसर है, सिर्फ क्यू की लेयर चढ़ा सकते हैं हम। अच्छा हाँ। आ जाओ तो एसओपी क्यू लिखते हैं, को इसकी एसओपी -0.23 हो गई, इसका Yes, sir. प्लस 0.56, इसका 0.14 और इसका -0.76। क्या इनकी एसओपी की वैल्यू इससे कम है? हाँ। यानी अगर मैं इनका लेयर चढ़ा भी दूँ तो ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, यानी कि ऑक्सीजन अंदर आएगा, और अगर अंदर आएगा तो क्या रस्टिंग होगी ही होगी। यस सर। तो मुझे एक बात सिंपल शब्दों में समझ में आ गई कि अगर मुझे आयरन ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से बचाना है तो लेयरिंग उसी एलिमेंट की करेंगे जिसकी एसओपी की वैल्यू आयरन के एसओपी से हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। बोलो इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो सर। ये याद रख सकते हो क्योंकि बोर्ड में पीछे 2-3 सालों में एक आध सवाल आए हुए हैं। मुझे लगता है 2016 में भी एक सवाल आया था, और मैक्सिमम चांस है कि इस साल नहीं तो अगले साल में एक आध सवाल इस पे आ जाएंगे। सवाल ऐसे ही रहता है, आपको एक मेटल दे देगा, उसकी एसओपी दे देगा या एसआरपी दे देगा। चलो आ जाओ एक सवाल और करा देता हूँ आपको। मान लो एक मेटल एक्स है और इसके लिए आपको दिया है x2 प्लस चेंजेस टू एक्स, और इसके लिए इनोट की वैल्यू दिया है 0.786 वोल्ट। आपको ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। आपको बताना है कि रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट पी क्यू आर एस है। पी के लिए अगर हम बात करें तो एस आर पी की वैल्यू आपको दिया है -0.123 वोल्ट, क्यू के लिए दिया है -0.672 वोल्ट, आर के लिए दिया है 2.34 वोल्ट, और एस के लिए दिया है -0.893 वोल्ट। आपसे पूछेगा बताओ किसकी किसकी लेयरिंग हम कर सकते हैं। बता रहे हैं। क्या सबसे पहले हम सबके एसओपी लिख लेंगे?
यस ये सर। हो जाएगा 0.123 वोल्ट, ये हो जाएगा 0.672 वोल्ट, ये हो जाएगा -2.34 वोल्ट, और ये हो जाएगा 0.893 वोल्ट। क्या आप चेक कर लें इससे वैल्यू कौन कौन सी बड़ी है? लेकिन सर जो 0.786 है वो रिडक्शन पोटेंशियल है वेरी ना? गुड, यही आपको ध्यान रखना था। कई बार वो अगर कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है तो आपको एसआरपी दे देगा यहीं पर, तो पहले आप इसको एसओपी बना लोगे। इसकी एसओपी कितनी होगी? -0.86, और मुझे यस सर। इससे कंपेयर करना है, तो इससे बड़ा ये भी है, ये भी हाँ। है, और मुझे लगता है ये भी है। यस सर। यानी कि अगर हम आर को छोड़ दें तो पी, क्यू और एस, हम किसी की भी लेयरिंग करके उसको बचा सकते हैं। हाँ। बोलो, बात एकदम समझ में आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं रहा अब? नो सर। आजा फटाफट एक आध क्वेश्चन, पहले मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ फिर क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, एक तो तरीका होता है कि हम क्या यूज करें, पेंटिंग यूज कर लें। दूसरा एक और तरीका होता है, एक केमिकल है, हम कई बार उसको भी यूज करते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ है, आप याद रखना, उसका नाम है बिसफिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। आपको याद आ रहा है जब हम बेंजीन के ऊपर अल्कोहल ग्रुप लगाते हैं, यस सर। तो इसी का नाम होता है बेंजीन अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल, और इसको हम कई बार सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं? फिनॉल। याद आया? 20 आपको मालूम ही है, जब हम कॉम्प्लेक्स नेमिंग करते हैं तो डाई की जगह 20 बोलते हैं, ट्राई की जगह ट्रिस बोलते हैं। यस सर। तो 20 फिनॉल भी एक कंपाउंड है, केमिकल है, जिसका हम यूज कई बार प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में यूज करते हैं। आपको थोड़ा सा नाम याद रहे, मैं आपको नोट्स तो मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, तो फटाफट पढ़ डालो। सेक्रीफिशियल का मतलब होता है जो खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है लेकिन आपको बचाएगा। जैसे आपने सेक्रीफाइस वर्ड सुना होगा सोल्जर्स के लिए। सोल्जर्स क्या करते हैं? हमारे देश को बचाने के लिए खुद की जान दे देते हैं। इन द सेम वे, अगर मेरे पास आयरन का ऑब्जेक्ट है तो मैं जो लेयर चढ़ाऊंगा वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा कि आयरन को? अपने को। यानी वो आयरन को बचाने के लिए अपनी जान गंवा सकता है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन आयरन को ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा। उसी को बोलते हैं सेक्रीफिशियल। अगर आप एग्जाम्पल देखिए तो हाईलाइट किया गया मैग्नीशियम और जिंक। अगर आपको एक्टिविटी से थोड़ी बहुत याद होगी तो उसमें था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, तब आता था आयरन। यानी आयरन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी एसओपी की वैल्यू इस आयरन से क्या होती है? ज़्यादा होती है, यानी सब आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और आयरन को क्या कर लेंगे? बचा देंगे। आगे समझ में? हाँ। चलो, 2016 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, मैं आराम से करा रहा हूँ, आप आराम से करना, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, फटाफट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और इसमें दो हिस्से हैं, एक है कि कौन और दूसरा है क्यों। तो पहले हम कौन को सॉल्व कर लेंगे, फिर क्यों हम बताएंगे आपको कैसे लिखना है। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको? यस सर। बी वाला होगा। अभी तो आपको बताना पड़ेगा ना। बी वाला। ये 2016 का क्वेश्चन है। सर ऑप्शन कौन कौन सा है? तीनों है ना? नहीं बच्चे, क्या दिया है? विच इज़ बेटर, ए और बी? ये तो आयरन का दिया है ना, जिसके ऊपर लेयरिंग करनी है हमें। हाँ। सर बी वाला होगा। बी वाला? आजा देखो, गलती किया आपने। आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? एसओपी ना। ये देखो कौन सी वैल्यू दिया Yes. हुआ है, एसओपी, एसआरपी। SRP। यानी ये कितना हो जाएगा? 0.44। हाँ। ये कौन सी वैल्यू दिया हुआ है? ये भी SRP, दोनों साइड। यानी 2.37 वोल्ट, और ये हो जाएगा 0.14 वोल्ट। आप बताओ कोटिंग किसकी करते हो? जिसकी एसओपी की वैल्यू आपके आयरन से ज़्यादा होगी, कम होगी?
ज़्यादा होगी। कौन है? अच्छा, हमने ना ऑप्शन मतलब ऊपर से गिना आयरन को लेकर, इसलिए बी बोला। अरे नलायक ये को आयरन क्यों गिन रहे हो? अरे अभी तो बता रहा हूँ आयरन की। देखो, जनरली आयरन का डेटा हमें याद हो जाता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है हर बच्चे को याद हो। तो बोर्ड आपको कहता है मैं लिख के दे रहा हूँ, बस आप पहचानो। अच्छा, मैं ऊपर से गिन रहा हूँ। चलो आया समझ में? अगर हम इसका लिखे आंसर वाई, तो वाई में क्या लिखेंगे? बिकॉज इसका एसओपी ज़्यादा है। एस ओ पी ऑफ ए विल बी मोर देन दैट ऑफ बी, एंड ए विल गेट easily oxidized. In this way it will prevent the corrosion. आगे आप कंप्लीट कर लोगे। बोलो, बात समझ में आ गई? यस। एक और क्वेश्चन करा दूं? हाँ। चलो क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट। आपके पास 3 एलिमेंट है जिनकी लेयरिंग कर सकते हैं आप, ए बी और सी। आपको बताना किसकी लेयरिंग आप करेंगे और क्यों करेंगे। आयरन की एसओपी कम है और बी की ज़्यादा है। हाँ एकदम सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, और लिखेंगे बिकॉज एस ओ पी ऑफ बी इज मोर देन दैट ऑफ आयरन, which means B will get oxidized and will protect या will prevent corrosion of iron। आप एक बार इसको देख ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर, ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडेशन। बोलो, सारी सारी चीज़ें समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, हमारा चैप्टर 3 बेसिकली आपके हिसाब से चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो गया आज। अगले टर्न पर हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेंज से स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर। अच्छा ठीक है। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना होगा, कल से जो भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 बार पढ़ने का मतलब, एक बार मैं पढ़ा दूंगा, फिर मैं इसको अपलोड करूंगा। एकदम मजबूरी नहीं है, बट आप पूरी कोशिश करेंगे कि वो 30-35 मिनट, एक्चुअली 1 घंटा पढ़ते हैं, रिकॉर्डेड सेशन वही 35 से 40 मिनट का होगा, ठीक है? तो आप उसको डेली एक बार 2 टाइम्स पर, मैं स्लो पढ़ाता ही हूँ, आपको सेम लैंग्वेज सब कुछ सेम से नहीं मिलना है, तो आप 2 टाइम्स पर यूट्यूब पर उसको, यूट्यूब से आप डाउनलोड कर पाते हो वेरी गुड, नहीं कर पाते हो कोई इशू नहीं है, आप कम से कम 2 टाइम्स पर मिनिमम देख लोगे तो 20-25 मिनट में आप दोबारा रिवीजन कर लोगे। आप डेली देख के पढ़ोगे ताकि आगे चीज़ें हमें याद रहेंगी, तो स्पीड मिलेगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज कल 19 तारीख को स्टार्ट होगा ना चैप्टर, तकरीबन 5 अक्टूबर तक वो चैप्टर ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि जैसे हम ऑर्गेनिक में जाएंगे कंप्लीट थ्योरेटिकल है, तो अब थ्योरीज हैं तो थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है? हाँ, अगर दिक्कत होगी तो स्लो भी कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है, वो सब हमारे ही हाथ में है ना। हाँ। चलो सर, आपके, कोई बुक हाँ अच्छा बोलिए। उसके लिए कुछ कोई अच्छा बुक है पढ़ने के लिए?